नमस्कार दोस्तों, अभिनव करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और पिछली वीडियो में आपका अच्छा रिस्पांस रहा, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। और आशा करता हूं कि आगे भी इस वीडियो में भी आपका अच्छा रिस्पांस रहेगा और आप जितना भी काम दिया था आपको अच्छे तरीके से आपने स्टडी की होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी सेकंड लेसन की अच्छे तरीके से आप स्टडी करोगे। और ये अपनी राजस्थान अध्ययन की सीरीज़ चल रही है। इस सीरीज़ के माध्यम से सारे एग्ज़ाम यानी राजस्थान के सारे एग्ज़ाम कवर होने वाले हैं। अगर आपने राजस्थान सीरीज़ राजस्थान अध्ययन की यानी कक्षा 6 से लेकर के 12 तक किताबें नहीं पढ़ी है और बड़ी बड़ी गाइड की जितनी मर्जी पढ़ लो, पर उसके यानी सफलता में कमी रहेगी। क्योंकि राजस्थान की जो जितनी भी परीक्षाएं होती हैं ना, वो सारे के सारे एग्ज़ाम में से बहुत इजी प्रश्न जो उठाते हैं वो इन्हीं किताबों में से उठाते हैं। और जब से अपने क्या है कि ये किताब अगर छोड़ देंगे ना 6 से लेकर के 12 तक, तो उनमें से बहुत इजी पर्सन जो है वो छूट जाएंगे और बहुत बड़ी अपने मिस्टेक कर देंगे। इसलिए सबसे पहले अपने 6 से 12 तक जितनी भी किताबें हैं राजस्थान अध्ययन के नाम से, तो उन सभी को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ साथ इस चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि जो हिंदी की क्लासें हैं वो भी शुरू होने वाली है। थोड़ा सा टाइम लग रहा है उसमें। और इसी के साथ दूसरी बात ये भी है कि इसके साथ में एक अपने आधे घंटे की जीके क्लास डेली रखी जाएगी। और इससे पहले अपने जो सीरीज़ के साथ में ये शुरू कर देंगे। तो बहुत सारे विद्यार्थी जो है अभी एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं, कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उनके लिए अपने जो करंट की क्लासें हैं वो भी उनके बराबर में मिलती जाएगी। राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाएं कौन कौन सी इसमें कवर होने वाली हैं, एक तो ये है जैसे मान लो कि आरएस है या एसआई है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, और रीट है, वीडियो है, पटवार है, कांस्टेबल है, और बीएसटीसी है, पीटीईटी है। इसके साथ में लेब असिस्टेंट और इसके साथ में लाइब्रेरियन जो एग्ज़ाम अभी हुए नहीं है, होने वाले हैं। मान लो कि ये कभी कभार बीच में डिले कर देते हैं, और परंतु जितने भी लाइब्रेरियन जो कोर्स कर रखा है उन्होंने ये भी इसी में से पूछे जाएंगे। बहुत ईजी सवाल यहीं से पूछे जाएंगे। और इसके साथ में और जैसे मान लो पशु परिचर की जो वैकेंसी है वो भी यहीं से कवर होने वाली है। और साथ में लेबर असिस्टेंट और लाइब्रेरियन ये सारी इसमें कवर हो जाएंगे सारी। मैं कैलाश अभिनव आपको अब दूसरी वीडियो लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हूँ। अब शुरू करते हैं अपने सेकंड अध्याय। तो सेकंड अध्याय में अपने क्या बात करने वाले हैं, राजस्थान अध्ययन का सेकंड अध्याय कक्षा 6 का। इसमें राजस्थान के इतिहास के बारे में जानकारी मिलेगी अपने को। राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 अध्याय 2 राजस्थान का इतिहास। शुरू करते हैं राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास जैसे मान लो कि बहुत बड़ी बड़ी गाइड्स हैं, उनके माध्यम से बात करें तो बहुत बड़ा राजस्थान का इतिहास है। इतना सा यानी 1-2 पेज में सिमटने वाला नहीं है। तो इसलिए अपने यानी बहुत इंपॉर्टेंट जो पर्सन होते हैं ना, वो लगभग इसमें से दिए होते हैं। और छठी क्लास के बच्चे इतने पढ़ते हैं और ईजी से इसमें दिया होता है। और बहुत सारे यानी ईजी जो पर्सन होते हैं वो अपने छोड़ देते हैं और बड़ी बड़ी गाइड पढ़ लेते हैं, तो वहाँ से नहीं आते हैं परंतु यहाँ से पूछ लेते हैं। तो इसलिए अपने ये पहले कवर करेंगे, उसके बाद में फिर विस्तार से देखेंगे दूसरी। और इसके साथ ही अपने प्राचीन काल में राजस्थान विभिन्न जनपदों एवं अंचलों में विभक्त था, जिन्हें जन या जनपद महाजनपद कहा गया। देखो प्राचीन काल में राजस्थान विभिन्न जनपदों एवं अंचलों में विभक्त था। जनपद और अंचल क्षेत्र, यानी जनपद थोड़ा बड़ा, अंचल छोटे क्षेत्र, उनमें विभक्त था। जिन्हें अपने क्या नाम दिया गया, जिन्हें जनपद दिया गया नाम, या फिर जन या फिर महाजनपद, ये तीनों इस तरीके से राजस्थान में रहे हैं। ये जनपद एवं अंचल वहाँ रहने वाली जाति के नाम से जाने जाते थे। जैसे यानी ये अंचल या जनपद जो थे ना, वे वहाँ रहने वाले जाति के नाम से जाने जाते थे। जैसे मान लो कि जांगल और मरु, अर्जुनायन, मेवात और हाड़ौती आदि, ये जो है जिनके यानी जनपद, इनके यानी नाम है ये जनपद। जैसे मान लो कि जांगल है, मरु है, अर्जुनायन है, मेवाड़, हाड़ौती आदि, इनके नाम से ये जनपद जाने गए। प्राचीन भारत में आर्यों ने छोटी छोटी बस्तियां बसाई, जिनको मिलाकर के राज्य या जनपदों का निर्माण हुआ। प्राचीन भारत में आर्यों ने यानी आर्य जो यहाँ आए थे
भारत में आर्यों ने छोटी छोटी बस्तियां बसाई, जिनको मिलाकर के बाद में क्या बोला गया, इनको मिलाकर के या तो राज्य बोला गया और या फिर इनको जनपद बोला गया। इनका निर्माण यानी जनपद बोला गया। तो ये इस तरीके से राजस्थान के कई जनपदों एवं महाजनपदों का उल्लेख महाभारत एवं संहिता ग्रंथों यानी महाजनपदों यानी जनपद यानी राजस्थान, एक ध्यान रखो बात, यानी राजस्थान में जनपद भी थे और महाजनपद भी थे। तो महाजनपद यानी 16 महाजनपद थे भारत में, पूरे भारत में 16 महाजनपद थे। उनमें से 2 जनपद जो है वो राजस्थान में भी मिलते हैं अपने। फिर महाजनपदों का उल्लेख किस में मिलेगा, महाभारत और संहिता ग्रंथों में मिलेगा। अगर बात करें अपने बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय व जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, देखो जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ है अपने अंगुत्तर निकाय, इनकी बात करें तो इनमें भी 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अगर जैन ग्रंथ की बात करें भगवती सूत्र, उसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, इसमें भी 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। जनपदों का नामकरण जाति विशेष की बसावट के अनुसार या भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार होती थी। आगे चलते हैं, यानी जनपदों का नामकरण जो होता था, नामकरण जो है ना वो जाति विशेष की बसावट के अनुसार, जाति विशेष की बसावट के अनुसार या फिर भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार होती थी। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। क्या पढ़ा इसमें, यानी प्राचीन काल में जो आर्य यानी छोटी छोटी बस्तियां बना करके और उनको मिला करके उनको क्या कहा गया, उनको राज्य या जनपदों का यानी निर्माण हुआ, ये उनको राज्य या जनपद कहा गया। और उसके बाद में कई जनपद और महाजनपद यानी इनका उल्लेख जो मिलता है वो महाभारत या संहिता ग्रंथों में मिलता है। अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र, ये याद रखना भी, बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ है यानी भगवती सूत्र, इनमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। जनपदों का नामकरण जाति विशेष की बसावट के अनुसार भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार होती थी, ठीक है ना। और इसी के साथ में यानी महाकाव्यकालीन राजस्थान में महाजनपद। अब बात करते हैं अपने महाकाव्यकालीन राजस्थान में महाजनपद। देखो महाजनपद है, ये जनपद नहीं, ये महाजनपद है। ये महाकाव्यकालीन यानी 1 नंबर यानी मत्स्य और दूसरा इसमें सूरसेन। आगे बात करेंगे इनके विस्तार से। यानी महाकाव्यकालीन राजस्थान में महाजनपद थे मत्स्य और सूरसेन। अभी फिर बात आती है महाकाव्यकालीन राजस्थान में जनपद कितने थे। अब जनपद की बात करें तो देखो ये जनपद यानी जांगल और मरुकांतार, ये जनपद हुआ करते थे। ये महाजनपद नहीं थे, ये जनपद थे। महाजनपद सिर्फ 2 ही थे, मत्स्य और सूरसेन, ये राजस्थान से संबंधित है। और महाकाव्यकालीन राजस्थान में यानी जनपद थे वो 2 थे, जांगल और मरुकांतार। अब बात आती है यानी महाकाव्यकालीन राजस्थान जो है ना, उसके बाद में बात आती है मौर्यकालीन राजस्थान। मौर्यकालीन राजस्थान, ये देखो मौर्यकालीन राजस्थान में जनपद थे। अब इसमें जनपद 4 होते हैं, ये मौर्यकालीन है यानी मौर्य वंश का जब शासन था ना उस टाइम की बात है। राजस्थान में कितने जनपद थे, यानी योद्धेय, फिर उसके बाद में अर्जुनायन, मालव और सीवी जनपद, ये इतने 4 जनपद थे। तो महाकाव्यकालीन महाजनपद 2 मत्स्य सूरसेन, याद रखना मत्स्य और सूरसेन। और महाकाव्यकालीन राजस्थान में जनपद, महाकाव्यकालीन राजस्थान में जनपद वो महाजनपद, ये जनपद, और ये जांगल और मरुकांतार। फिर मौर्यकालीन राजस्थान में जनपद यानी योद्धेय, अर्जुनायन और मालव और सीवी। इस तरीके से आप चारों को यानी ये नाम 4 याद, नाम ये रखोगे याद, और 2 वाले ऊपर और उसके बाद में महाजनपद। और साथ ही साथ रिपीट यानी रिकॉल करते जाओ आप ताकि याद रहिए आपकी। आगे चलते हैं। अब बात आती है अपने मरुकांतार की। मरु या मरुकांतार, मरुकांतार की बात आती है। मरुकांतार यानी इसमें कौन कौन थे, यानी बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर एवं बाड़मेर, ये मरुकांतार की बात है। देखो इसमें मैं पीछे बता देता हूँ आपको कि महाजनपद ये मत्स्य और सूरसेन। उसके बाद में महाकाव्यकालीन राजस्थान में जनपद थे, एक जांगल और दूसरा इसमें मरुकांतार।
अब मरुकांतार यहाँ से उठाया है और आगे अपने बात करते हैं मरुकांतार की। मरुकांतार बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर एवं बाड़मेर ये क्षेत्र था। इस क्षेत्र को अपने क्या नाम दिया गया? मरुकांतार। ये देखो मानचित्र में देखो आप, मरुकांतार यानी मरुकांतार मानचित्र में देखो, इस क्षेत्र को अपने क्या नाम दिया गया? मरुकांतार। इसमें बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर एवं बाड़मेर, आगे इसमें कुरू, ये क्षेत्र है कुरू और मद्र और जांगल, इसका वर्णन आगे आएंगे। यानी मरुकांतार से ही बाद में ये कुरू क्षेत्र और मद्र और जांगल इनका निर्माण हुआ था। आगे बात करते हैं जांगल की। मरुकांतार हो गया, फिर जांगल की बात करते हैं। जांगल प्रदेश बीकानेर, नागौर और जयपुर, जोधपुर का कुछ भाग, यानी बीकानेर और नागौर और जोधपुर का कुछ भाग ये जांगल प्रदेश में था। मत्स्य प्रदेश की बात करते हैं। मत्स्य अपने पहले पढ़ा था, मत्स्य मतलब महाजनपद और सूरसेन मतलब महाजनपद, और इसके बाद में ये मरुकांतार और जांगल प्रदेश ये जनपद थे। और देखो ये जनपद, ये महाकाव्यकालीन दोनों, ये जो जितने भी यानी चारों नाम जो आ रहे हैं ना, ये सारे के सारे ये वाले, ये देखो ये वाले, ये चारों नाम मत्स्य, सूरसेन और जांगल, मरुकांतार, ये है सारे के सारे कौन से? ये महाकाव्यकालीन राजस्थान है। कौन सा है ये? महाकाव्यकालीन राजस्थान। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, महाकाव्यकालीन राजस्थान। महाकाव्यकालीन राजस्थान में इसमें मरुकांतार, जांगल, ये देखो ये महाजनपद है, मत्स्य और सूरसेन, ये जांगल, ये मरुकांतार। इसमें कौन कौन से जिले शामिल है ये अपने यहाँ पर पढ़ लिए। यानी मत्स्य में अलवर, जयपुर के मध्य भाग, अलवर और जयपुर के मध्य का भाग ये मत्स्य में शामिल था। और इसकी राजधानी थी विराटनगर, जिसको अपने क्या नाम देते हैं? विराटनगर भी बोलते हैं और जिसको बेराट भी बोलते हैं। सूरसेन की बात करते हैं तो सूरसेन भरतपुर, धौलपुर, करौली, देखो इसकी राजधानी थी मथुरा। यानी सूरसेन जो था ये भरतपुर था और धौलपुर और करौली, ये 3 जिले इसमें, इसकी राजधानी थी मथुरा। यानी अपने राजस्थान में तो नहीं है परंतु ये राजधानी इधर थी ये, और ये इसका क्षेत्र जितना भी था ये सारा सारा सूरसेन के अंतर्गत आता था। तो बात होगी अपनी कहाँ तक? यानी महाकाव्यकालीन राजस्थान की बात होगी। इसमें 4 चीज़ों को याद रखना है आपको, जांगल, मरुकांतार, मत्स्य, सूरसेन, ये महाजनपद और ये जनपद, और कब के? महाकाव्यकालीन के। ठीक है, आगे चलते हैं। ये मरुकांतार वही सेम, यानी जिले वो सारे सारे इसमें। उसके बाद में इन मरुकांतार से ही आगे कुरू, मद्र, जांगल इनका निर्माण होता है। ये आगे पढ़ेंगे आगे अगली स्लाइड में। आगे मरुकांतार को अपने विस्तार से पढ़ लेते हैं। यानी महाकाव्यकालीन राजस्थान जनपद, ये है जनपद। क्षेत्र, क्षेत्र कौन कौन सा इसमें? इस जनपद में वर्तमान राजस्थान के बीकानेर, वर्तमान राजस्थान के बीकानेर और गंगानगर, अब अनूपगढ़ तो आएगा क्योंकि गंगानगर से अनूपगढ़ निकला, अनूपगढ़, फिर चूरू, उसके बाद में नागौर, फिर डीडवाना, कुचामन, फिर जैसलमेर, बाड़मेर और बालोतरा का कुछ भाग आते थे इसमें। ये मरुकांतार की बात है। इस जनपद में वर्तमान राजस्थान के बीकानेर, गंगानगर, बीकानेर, गंगानगर, अनूपगढ़ और चूरू, नागौर, डीडवाना, कुचामन, जैसलमेर और बाड़मेर और बालोतरा का कुछ भाग थे। उल्लेख इसका कहाँ पर मिलेगा? यानी मरुकांतार का उल्लेख मिलता है यानी ऋग्वेद में। कहाँ पर मिलता है? ऋग्वेद सहित और पौराणिक ग्रंथ, जैसे मान लो कि रामायण है, चरक संहिता है और महाभारत है, इनमें उल्लेख मिलता है, और वृहद संहिता में भी इसका उल्लेख मिलता है। मरु प्रदेश आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र था। यानी मरु प्रदेश था ये किसका था? ये आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र हुआ करता था। यानी आज अपने जनतंत्र कहते हैं,
ये जनतंत्र यानी प्रारंभिक जनतंत्र दो था ये आर्यों का, ये मरु प्रदेश था। ये इस किताब में लिखा गया। इतनी बातें सारी की सारी किताब में लिखी गई हैं, तो अच्छे तरीके से आपको यानी पढ़नी आनी चाहिए। ऐसा भी पूछा जा सकता है प्रश्न कि बताइए यानी मरु कांतार या मरु प्रदेश कौन से ग्रंथ में ये बात लिखी गई है। तो ऋग्वेद दे करके पूछ सकते हैं, फिर रामायण दे करके भी पूछ सकते हैं, या महाभारत दे करके पूछ सकते हैं। ऐसे प्रश्न बहुत सारे बन सकते हैं। तो यहाँ से अपने डीपली पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, यानी ज़्यादा नॉलेज बाहर से यानी ज़्यादा किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, परंतु अपनी छोटी किताबें उनको अच्छे तरीके से, उन शब्दों को अच्छे तरीके से यानी लर्न कर लेना, तो ये इतने में ही अपने काम बन जाएगा। आगे चलते हैं। महाकाव्यकालीन यानी राजस्थान जनपद, ये सेम ही चल रही है आगे बात। और इसमें बात आई थी मरु कांतार के बाद में। कौन सी बात आई थी मरु कांतार में? अपने ब्रैकेट में पढ़ा था कि इसमें कुरु और मद्र और जांगल ये क्या चीज़ है। यानी कालांतर में इस क्षेत्र में कुछ विस्तार के साथ में यानी कुरु का निर्माण हुआ। कुरु कौन सा क्षेत्र है? हरियाणा और दिल्ली का क्षेत्र है। मद्र कौन सा क्षेत्र है? मद्र अपने बात करते हैं पंजाब के रावी और चिनाव यानी जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है। ये पंजाब के रावी वाला और चिनाव जो जम्मू कश्मीर में, इनके जो क्षेत्र है वो मद्र के नाम से। और जांगल, ये देखो जांगल अपने यहाँ पर आ गया, बीकानेर और नागौर और जोधपुर का कुछ भाग, यानी ये नामक जनपदों का निर्माण हुआ। इनका निर्माण हुआ किससे? महाकाव्यकालीन राजस्थान में बात चल रही है। और इसमें मुरु कांतार की बात की थी अपने, और मुरु कांतार से ही आगे अपने क्या हुआ, आगे कुरु और मद्र और जांगल जनपद बन गए। ठीक है, अच्छे से समझ में आया होगा आपको। यानी कुरु जो है ये कुरु हरियाणा दिल्ली और इनका क्षेत्र है ये, और मद्र यानी पंजाब के रावी चिनाव जम्मू कश्मीर इनके बीच का क्षेत्र है ये, और जांगल बीकानेर नागौर जोधपुर का कुछ भाग इसमें शामिल है। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं जांगल की। महाकाव्यकालीन राजस्थान के जनपद, ठीक है, मरु कांतार पढ़ा था, मत्स्य भी पढ़ेंगे, सूरसेन भी पढ़ेंगे, और मरु कांतार पढ़ ही लिया। अब अपने बात करते हैं जांगल की। तो जांगल यानी इसका क्षेत्र कौन सा है? बीकानेर नागौर डीडवाना कुचामन, यानी बीकानेर नागौर डीडवाना कुचामन और जोधपुर फलोदी का कुछ भाग। राजधानी क्या थी इसकी? यानी जांगल, जांगल प्रदेश की राजधानी थी अई छतरपुर। कौन सी थी? अई छतरपुर। ये वर्तमान नागौर को अई छतरपुर कहते हैं, वर्तमान नागौर को अई छतरपुर कहते हैं। पौराणिक आख्यानों के अनुसार यादव वंश के बलराम एवं श्री कृष्ण भगवान द्वारिका जाते समय यानी इस क्षेत्र से गुजरे थे। आपका प्रश्न ऐसा भी यानी बिल्कुल इजी सा प्रश्न एक लाइन में लिखा गया कि यादव वंश के, या सीधा ही बोलते हैं कि श्री कृष्ण द्वारिका जाते समय कौन से क्षेत्र से गुजरे थे। आपको नाम दे दें, मरु कांतार है, या फिर मत्स्य, या फिर अपने सूरसेन कह देंगे, या फिर जांगल कह देंगे। तो फिर आपका आंसर क्या होगा? आप तो भूल जाओगे इसमें। जैसे मान लो, तो कितना इजी प्रश्न है ये, इतनी सी लाइन दे करके और अपने पेपर में पूछ लिया ये प्रश्न। अगर ये प्रश्न पूछ लिया और अपने को नहीं आया तो कितनी बुरी बात है अपने लिए। तो जांगल यानी जैसे मान लो कि इसी क्षेत्र में, यानी इसमें यादव वंश के बलराम और श्री कृष्ण द्वारिका जाते समय यहाँ से गुजरे थे, उसका नाम है जांगल प्रदेश। और ये क्षेत्र अपने पढ़ ही लिया कौन कौन सा आएगा, यानी बीकानेर नागौर डीडवाना कुचामन और जोधपुर फलोदी का कुछ भाग इसमें आता है, और इसकी राजधानी अई छतरपुर। अब बात करते हैं मत्स्य की। मत्स्य महाजनपद था, परंतु जनपद और महाजनपद संपूर्णता यानी जनपद तो महाजनपद तो नहीं था, क्योंकि सारा राजस्थान में नहीं था, कुछ क्षेत्र वो इसमें शामिल था। तो अपने तो यहाँ पर इसको जनपद के नाम से या महाजनपद के नाम से भी जानेंगे। क्षेत्र इसका यानी अलवर एवं जयपुर, कोटपुतली बहरोड, खेरथल तिजारा। देखो खेरथल तिजारा ये अभी बने हैं जिले, इसलिए इनके नाम आए हैं। कोटपुतली बहरोड और जयपुर और अलवर और मध्य स्थित, यानी इन सभी के मध्य स्थित क्षेत्र जो है वो है मत्स्य संघ, या इसमें मत्स्य क्षेत्र में, मत्स्य प्रदेश में आता है। उल्लेख इसका कहाँ पर मिलेगा? ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ पर मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। राजधानी इसकी कहाँ थी? राजधानी थी मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर, जिसे अपने क्या बोलते हैं? बेराट बोलते हैं। ये विराटनगर थी, याद रखना भी, विराटनगर। और जांगल प्रदेश की राजधानी अई छतरपुर। वर्तमान कोटपुतली बहरोड में है ये याद रखने वाली बात है। नए जिले बनने के बाद में पहले ये मत्स्य
इसकी राजधानी हुआ करती थी विराटनगर, ये थी बेराट यानी जयपुर में थी। अब ये जयपुर से अलग हो गया क्षेत्र बेराट वाला, जो बेराट कहलाता है वो अलग हो गया। वो किस जिले के रूप में अलग हुआ है? वो हुआ है कोटपुतली बहरोड के नाम से। तो अब वर्तमान में अगर पूछ लिया जाए कि विराटनगर या बेराट कौन से ज़िले में है, तो आप बताओगे कि कोटपुतली बहरोड में। अगर ये ऑप्शन में नहीं हो तो ही जयपुर करना है, नहीं तो ये ऑप्शन में हो तो यही करना है। आगे बात करते हैं वर्णन, यानी इसका वर्णन जो है वो किसने किया? चीनी यात्री थे, चीनी यात्री वेनसांग। वेनसांग कह दो या इनको इस किताब में वेनचांग के नाम से भी लिखा गया है। तो वेनसांग, इनका ग्रंथ था सी यू की, इनका ग्रंथ था सी यू की, बहुत ही फेमस, यानी बहुत सारे एग्जाम में ये पूछ लेते हैं। सी यू की ग्रंथ था इनका, इनमें वर्णन यानी सी यू की में वर्णन किया है वेनसांग ने। किस प्रदेश का वर्णन किया है? ये किया मत्स्य प्रदेश का। कौन से प्रदेश का? मत्स्य प्रदेश का। याद रखने वाली बात है, कितने बढ़िया बढ़िया प्रश्न बन रहे हैं और बहुत ही ईजी, और बड़ी बड़ी किताबों में नहीं मिलेंगे आपको। और ये छोटी छोटी किताब है ना, इनमें से अच्छे अच्छे प्रश्न मिल जाएंगे और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। सी यू की इनका ग्रंथ है। और वेनसांग और ये चीनी यात्री थे, इन्होंने वर्णन किया किस प्रदेश का? राजस्थान के मत्स्य प्रदेश का। तो कितना अच्छा प्रश्न बन सकता है। और फिर इसी स्लाइड में जैसे विराटनगर है, ये देखो इसकी राजधानी है मत्स्य की, और आई छतरपुर है, ये वर्तमान नागौर को कहते हैं, ये जांगल प्रदेश की राजधानी है। और श्री कृष्ण और बलराम जो द्वारिका जाते समय किस क्षेत्र से गुजरे थे? यह जांगल प्रदेश। आगे चलते हैं। महाकाव्यकालीन राजस्थान जनपद, वही बात चल रही है, वो चारों का नाम आएगा। अब ये लास्ट है इसमें सूरसेन। तो क्षेत्र यानी इसका सूरसेन का क्षेत्र कौन कौन सा है? भरतपुर, अब इसमें डीग भी शामिल हो गए हैं। सूरसेन का क्षेत्र यानी भरतपुर भी है और साथ साथ में डीग भी शामिल हो गया अभी, क्योंकि भरतपुर से ही डीग निकला है, फिर धौलपुर, फिर करौली, फिर गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर से निकली है और इससे ये निकाल करके जिला बनाया गया। अधिकतर भाग इस जनपद में शामिल था। तो ये बात है कि इसमें नए जिले यानी एक तो डीग आ गया, एक इसमें गंगापुर सिटी, ठीक है, गंगापुर सिटी। तो इस वजह से ये, अगर स्लाइड में थोड़ी बहुत मात्रा की मिस्टेक मिलती है तो हो सकता है इसमें कोई टाइपिंग में थोड़ी दिक्कत आ जाए, तो आप थोड़ा मैनेज करना इसमें। राजधानी इसकी थी मथुरा। सूरसेन क्षेत्र पढ़ लिया आपने, भरतपुर, डीग और धौलपुर और करौली, गंगापुर सिटी का अधिकतर भाग इसमें शामिल था। इसकी राजधानी है मथुरा। उल्लेख कहाँ मिलेगा? उल्लेख मिलता है 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 4वीं शताब्दी, और ईसा पूर्व की बात है, ईस्वी की नहीं है, ईसा पूर्व की बात है। यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय में, यानी सिकंदर का आक्रमण होता है, यूनानी लेखों के अनुसार सिकंदर का आक्रमण होता है भारत पर, तो सिकंदर के समय में सूरसेन या सोरसेन का उल्लेख किया था। किसने किया था? यूनानी लेखकों ने किया था। तो यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय में सूरसेन या सोरसेन का उल्लेख किया था और ये 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात है। और किसकी बात की थी? ये इस सूरसेन की बात है, ध्यान रखना अच्छे तरीके से। अगर ये सूरसेन या सोरसेन आता है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। सिकंदर के समय, सिकंदर का आक्रमण होता है उस समय की बात है ये सूरसेन। वर्णन, अब देखो आगे का प्रश्न देखो, वर्णन। बयाना प्रशस्ति भरतपुर में भी सूरसेन नामक राजवंश का वर्णन मिलता है। यानी जो भरतपुर में बयाना प्रशस्ति है ना, बयाना प्रशस्ति जो प्रशस्ति होती है वो यानी वहाँ के शासक की प्रशंसा में लिखी जाती है, इसलिए बयाना प्रशस्ति ये भरतपुर में है। इसमें भी सूरसेन या सोरसेन का, सूरसेन राजवंश का उल्लेख है, इसमें सूरसेन राजवंश का वर्णन मिलता है। बयाना वर्तमान में वर्तमान में भरतपुर में ही है। किस में है? भरतपुर में। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो कि भरतपुर से अलग हुआ है डीग जिला, ठीक है, डीग जिला बना है भरतपुर से अलग होकर के, और हो सकता है अपने कह दे कि हाँ बयाना तो अब नए जिले में हो सकता है उधर हो गई, अपने तो गए नहीं है। अगर मान लो कि जहाँ पर अपने कह देते तो ऐसा नहीं है, यानी जो बयाना प्रशस्ति है ना, बयाना जो स्थान है वो भरतपुर में ही है, डीग में नहीं है।
इस जनपद में यादव वंश का शासन रहा है, ठीक बात है, ये यादव वंश का शासन रहा वहाँ उधर उस टाइम। और सिकंदर के आक्रमण, यानी सिकंदर का आक्रमण होता है 326 ईसा पूर्व। 326 ईसा पूर्व के पश्चात अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने को उत्सुक सिकंदर के आक्रमण कब होता है? 326 ईसा पूर्व के पश्चात अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के उत्सुक एक तो पंजाब के, ठीक है, दूसरी बात टक जो राज्य था उसकी कुछ जातियां राजस्थान में आकर के बस गई, जो क्या कहलाई बाद में फिर मालव कहलाई। कौन सी जाति? मालव, फिर सीवी, फिर अर्जुनायन, फिर योद्धेय आदि जातियां इस नाम से जानी गई। अब बात करते हैं अपने मौर्यकालीन। ये जातियां जो है ना, ये जब ये जातियों के नाम से आगे, यानी जैसे मान लो कि सिकंदर का आक्रमण होता है, उसके बाद में यानी पंजाब और टक के कुछ जातियां राजस्थान में आकर के बस गई, और बसने के बाद में कौन कौन सी जातियां आई? मालव आई, सीवी, अर्जुनायन, योद्धेय, ये आए। तो ये अपने आप आकर के यहाँ पर जनपद बनाए उन्होंने, और आकर के और राजस्थान में इस तरीके से इस नाम से बने। अब तो अपने बात करते हैं जैसे मान लो ये पढ़ा आपने, हाँ, इनका उल्लेख कहाँ पर है और कहाँ पर मिलेगा? महाकाव्यकालीन, यानी और महाकाव्यकालीन राजस्थान के महाजनपद और जनपद, और फिर मौर्योत्तरकालीन यानी 4 इसमें है, ये जैसे योद्धेय और अर्जुनायन और मालव और सीवी। पहले यानी महाजनपद मत्स्य और सूरसेन, इनके साथ में कौन थे? और यानी जनपद थे, ये महाजनपद के अंतर्गत काउंट होते हैं, और ये जनपद थे जांगल और मरुकांतार, चारों की बात होगी। और चारों के होने के बाद में फिर यानी सिकंदर का आक्रमण होता है, और उसके बाद में यानी जो पंजाब और टक से जातियां आई थी वो यहाँ आकर के राजस्थान में बसी, और बाद में योद्धेय के नाम से जानी गई, और अर्जुनायन जो जाति थी, और मालव जाति थी, और सीवी जाति थी। अब इनका उल्लेख आगे अपने बात करते हैं। सूरसेन हो गया। अब बात करते हैं मौर्यकालीन राजस्थान जाति के आधार पर। अब वो नेक्स्ट आती है जाति के आधार पर, अच्छे तरीके से आप समझते जाना भी। जाति के आधार पर जनपद। अब ये बात आती है सीवी जनपद की। क्षेत्र कौन कौन सा था इसमें? सीवी जनपद। देखो सीवी जनपद अच्छे तरीके से याद रखना भी। अब जाति के आधार पर जनपद निर्धारित हो रहे हैं। उदयपुर से चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र, यानी जाति इसकी सीवी का आधिपत्य, जाति सीवी का आधिपत्य। एक मिनट, हेलो, हाँ आवाज़ आ रही है ना? मैं चेक कर लूँ कहीं वीडियो पूरी बन जाए और आवाज़ ही बंद रह जाए। क्षेत्र यानी उदयपुर से चित्तौड़गढ़ तक का क्षेत्र, जाति इसमें सीवी, ठीक है, सीवी जाति का आधिपत्य था। राजधानी मजमिका, यानी ये ध्यान रखो आप, सीवी जनपद था ना, इसमें इसकी राजधानी थी मध्यमिका या फिर मध्यमिका या मजमिका, इस नाम से यानी उल्लेख मिलता है बहुत सारी किताबों में, और बहुत बार ये प्रश्न आया है, बहुत बार ये प्रश्न सामने आया है। इसके अवशेष कहाँ पर मिलते हैं? चित्तौड़गढ़ के नगरी गांव में। कौन से गांव में? नगरी गांव में। देखो ये नगरी गांव है, ये चित्तौड़गढ़ का है, और नगरी गांव बहुत ही फेमस है, बहुत बार ये नगरी गांव पूछा गया है। और इस ये नगरी गांव, इसके अवशेष जो है नगरी गांव में मिलते हैं। इसकी राजधानी का नाम पूछा, बहुत बार राजधानी का नाम पूछा गया कि सीवी जनपद की राजधानी का नाम क्या था। ये या तो मजमिका दे करके पूछ लेते हैं, मध्यमिका या फिर मध्यमिका। सीवी के आसपास का भूभाग को मेदपाट तथा प्रागवाट भी कहा जाता था। अब सीवी के आसपास के जनपद को, यानी आसपास के भूभाग को मेदपाट, बाद में इसका नाम लिया गया मेवाड़, बाद में इसका मेदपाट से मेवाड़ बन गया, और या फिर प्रागवाट, प्रागवाट भी कहा जाता था। तो याद रखना भी, सीवी जनपद के भूभाग को मेदपाट यानी मेवाड़ तथा प्रागवाट भी कहा जाता था। अब बात आती है अर्जुनायन की। अर्जुनायन यानी क्षेत्र कौन सा था इसमें? अलवर, डीग और भरतपुर का क्षेत्र, यानी अलवर, डीग यानी भरतपुर का पहले क्षेत्र था, अलवर और भरतपुर का, किसमें? अर्जुनायन में। अब डीग नया बन गया तो ये भी इसमें शामिल है। तो अलवर, डीग और भरतपुर। अर्जुनायनों ने मालवों के साथ मिलकर के विदेशी क्षेत्रपों को परास्त किया था। यानी अर्जुनायनों ने, ये प्रश्न याद रखो अच्छे तरीके से, यानी अर्जुनायनों ने मालवों के साथ मिलकर के
किसको, विदेशी क्षत्रपों, विदेशी जो राजा थे उनको क्या किया, परास्त किया, उनको हराया। अब नेक्स्ट बात आती है मालव या फिर मालवा। मालव या फिर मालवा। मालवों की शक्ति का केंद्र जयपुर के निकट नगर था। अब देखो ये नगर है, क्या नाम है ये, नगर। ऊपर अपने बात पढ़ी थी नगरी की, ये चित्तौड़गढ़ है। नगरी, नगरी नाम जो है ना वो चित्तौड़गढ़ है, और नगर ओनली पूछ लिया जाए तो वो टोंक में है। और वो किससे संबंधित है नगर, ये मालव जनपद या फिर मालवा जनपद से है। और नगरी की बात आती है नगरी गांव, ये किससे है, सीवी जनपद से है। अच्छे तरीके से यानी एक एक शब्द पर आपको ध्यान देना है। तो ये नगर यानी टोंक में है, और ये जयपुर के निकट है ये, ठीक है ना, टोंक। और जयपुर वाली साइड में है, टोंक से यानी जैसे मान लो कि टोंक आगे बढ़ता है और इधर पहले अपने यहाँ से जयपुर वाली साइड में आएंगे तो ये जयपुर की जो सीमा है उसके पास में ये नगर गांव है। कालांतर में इस क्षेत्र का विस्तार, कालांतर में इस क्षेत्र का विस्तार यानी अजमेर और मेवाड़, प्रतापगढ़ और झालावाड़ और टोंक ये शामिल हो गया था सारा। यानी अजमेर तक हो गया, मेवाड़ और प्रतापगढ़, झालावाड़, यहाँ तक इसको यानी इसका शासन यानी मालव या मालवा क्षेत्र कहलाया जाने लगा। याद रखें, यानी मालवों की दिग्विजय का यूप अभिलेख, यानी यूप अभिलेख होता है। यूप, यूप किसे कहते हैं पहले ये बताओ। यूप का मतलब होता है स्तंभ। क्या होता है, स्तंभ। स्तंभ यानी एक पूरे यानी पिल्लर जैसा पूरा होता है, उस पर खड़ा करके और पिल्लर को, और पिल्लर पर ये अभिलेख लिखा जाता है, उसमें कोई इतिहास वगैरह कुछ प्रशंसा जो लिखी जाती है वो कहलाता है यूप अभिलेख। तो यानी मालवों की दिग्विजय का यूप अभिलेख नांदसा भीलवाड़ा। याद रखो ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ है, नांदसा जो अभिलेख हैं या फिर यूप अभिलेख, या ऐसे पूछ लेते हैं कि नांदसा यूप अभिलेख या यूप अभिलेख नांदसा, ऐसे यानी इसमें इन शब्दों को फेरबदल करके भी पूछ लेते हैं। ये कहाँ पर है, ये भीलवाड़ा में है। कहाँ पर है ये, भीलवाड़ा में। अच्छे तरीके से याद रखें कि मालवों की दिग्विजय का यूप अभिलेख नांदसा भीलवाड़ा गंगापुर उपखंड की सहाड़ा तहसील है। गंगापुर उपखंड की कौन सी तहसील, सहाड़ा तहसील है। तो इस स्लाइड में आप याद रखने वाली बात है कि सीवी जनपद की राजधानी मध्यमिका या मध्यमिका, और नगरी गांव में इसके अवशेष मिलते हैं सीवी जनपद के, ठीक है। और मध्यमिका या मध्यमिका राजधानी के जो अवशेष है ना, राजधानी होने के अवशेष, ये अपने को कहाँ पर मिलेंगे, नगरी गांव में मिलेंगे। और इसके सीवी के आसपास के क्षेत्र को यानी मेदपाट, यानी जो बाद में मेवाड़ कहलाया, और परागबाट ये कहते हैं। अर्जुनाइन इस क्षेत्र में यानी अलवर, डीग और भरतपुर क्षेत्र आता है इसमें। और इसमें अर्जुनाइनों ने मालवों के साथ मिलकर के विदेशी क्षेत्रों को परास्त किया। और मालव या मालवा ये नगर टोंक इसका यानी सेंटर था, ये शक्ति का मुख्य केंद्र था। और मालवों की दिग्विजय का उल्लेख यूप अभिलेख नांदसा भीलवाड़ा जो अपने गंगापुर जो उपखंड है उसकी सहाड़ा तहसील में है। आगे चलते हैं। अब बात आती है योद्धेय की। तो अपने जाति के आधार पर यानी मौर्यकालीन राजस्थान पढ़ रहे हैं, याद रखें मौर्यकालीन राजस्थान जाति के आधार पर सीवी पढ़ लिया, अर्जुनाइन पढ़ लिया, मालव पढ़ लिया या मालवा, ठीक है। अब बात आती है योद्धेय की। ये क्षेत्र जो है ना ये उत्तरी राजस्थान का क्षेत्र है। कौन सी क्षेत्र का है, उत्तरी राजस्थान का क्षेत्र है ये, और शक्तिशाली गणतंत्रीय कबीला था। उत्तरी राजस्थान से कुषाण शक्ति को नष्ट किया था। कितनी बड़ी बात है ये, यानी उत्तरी राजस्थान से कुषाण शक्ति को, उत्तरी राजस्थान यानी गंगानगर वाले और गंगानगर के क्षेत्र के आसपास वाले जो लोग हैं उन्होंने, यानी उत्तरी राजस्थान में यही आता है, उत्तरी राजस्थान में गंगानगर और हनुमानगढ़, ये लोग कुषाण शक्ति यहाँ पर उनको नष्ट कर दिया था। और गणतंत्रीय व्यवस्था यानी गुप्त काल तक अपने क्षेत्र में बनी रही। आगे बात करते हैं गणतंत्रीय व्यवस्था, ये कब तक बनी रही थी, ये गुप्त काल तक अपने यानी क्षेत्र में बनी रही थी, या फिर ये आंशिक रूप से विद्यमान थी। तो गणतंत्रीय व्यवस्था चल रही थी योद्धेय यानी मौर्यकालीन। उसके बाद में मौर्य काल के बाद में कौन सा काल आता है, गुप्त काल आता है। तो गुप्त काल आएगा तब तक यानी गुप्त काल तक ये अपने क्षेत्र में बनी रही थी, यानी थोड़ी थोड़ी उसमें आंशिक रूप से गणतंत्रीय व्यवस्था बनी थी। और ये उत्तरी राजस्थान की बात हो रही है, कुषाण शक्ति को नष्ट करने वाले यानी योद्धेय थे। परंतु
5वीं सदी के बाद में हूण आक्रमण होता है, यानी कुषाण शक्ति के बाद में हूण आक्रमण होता है। हूण आक्रमणों ने जनपदों की गणतंत्रीय व्यवस्था को बिल्कुल ही समाप्त कर दिया। क्या कर दिया? बिल्कुल ही समाप्त कर दिया। 5वीं सदी की बात है। इसके पतन का उल्लेख, यानी इन्होंने बिल्कुल समाप्त कर दिया, इसका उल्लेख अपने को कहाँ पर मिलेगा? इसका उल्लेख मिलेगा वृहत संहिता में। कहाँ पर मिलेगा? वृहत संहिता नामक ग्रंथ में मिलता है। तो इस स्लाइड में इतनी सी बात है। योद्धे यानी उत्तरी राजस्थान का क्षेत्र था ये, ठीक है, और गणतंत्रीय कबीला था ये, और कुषाण शक्ति को नष्ट करने वाला था। और गुप्त काल में जो गणतंत्रीय व्यवस्था थी आंशिक रूप से समाप्त हो गई थी, और बाद में हूण आक्रमण होता है, उसके बाद में ये पूर्णतः क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है गणतंत्रीय व्यवस्था। और इसके पतन का उल्लेख जो होता है, जो पतन का उल्लेख किया गया है और किसी कौन से ग्रंथों में मिलता है अपने को? यानी वृहत संहिता नामक ग्रंथ में मिलता है। नेक्स्ट, अब मौर्यकालीन राजस्थान, ये तो है मौर्यकालीन राजस्थान। अपने बात की थी पिछले जो स्लाइड में, एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ मैं। ये देखो, ये है अपने महाकाव्यकालीन राजस्थान। इसमें जांगल प्रदेश 4 थे, ये 2 महाजनपद और ये जनपद, ये 4 थे। ये थे अपने महाकाव्यकालीन राजस्थान। इसमें मत्स्य, सूरसेन और जांगल और मरुकांतार। आगे फिर इनसे निकले थे कुरु, मद्र और जांगल। आगे चलते हैं अपने। अब बात आती है महाकाव्यकालीन से आगे आती है मौर्यकालीन राजस्थान। मौर्यकालीन राजस्थान, इसमें योद्धे अपने पढ़ ही लिया है, और अर्जुनायन अपने पढ़ लिया है, और मालव ये भी पढ़ लिया है अपने, और शिवी ये भी पढ़ लिया है। फिर इसके साथ साथ में राजस्थान के विभिन्न अंचल, ये आगे आएगा, पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद में ये स्लाइड जो है ना, ये इतना मानचित्र है, ये अगली नेक्स्ट में अपने को समझ में आएगी। इतनी बात अपने याद रखनी है। आगे चलते हैं। इसके बाद ये जनपद अन्य नामों और सीमाओं को लेकर के सामने आते हैं। इसके बाद यानी पहले जो 4 थे महाकाव्यकालीन, उसके बाद में फिर 4 हुए वो मौर्यकालीन। उसके बाद में फिर आगे क्या होता है? यानी इसके बाद ये जनपद अन्य नामों और सीमाओं को लेकर के यानी सामने आते हैं, जिसे मेवाड़, किसके नाम से? मेवाड़ के नाम से। जैसे मेवाड़ और वागड़, मारवाड़, हाड़ौती, डुंडाड़ और मेवात, इन अंचलों के नाम से जाने गए थे। इसके बाद ये जनपद अन्य नामों और सीमाओं को लेकर के, जिसे मेवाड़ के नाम से, वागड़ के नाम से, मारवाड़ के नाम से, या फिर हाड़ौती के नाम से, या फिर डुंडाड़ के नाम से, या फिर मेवात के नाम से जाना गया था। अब अपने एक एक करके इनको पढ़ते हैं फिर। यानी मेवाड़, मेवाड़ प्राचीन सीवी जनपद। देखो मेवाड़ कहाँ पर था? उदयपुर वाला क्षेत्र। और इसे पहले अपने प्राचीन काल में किस नाम से जानते थे? सीवी के नाम से जानते थे। इसकी राजधानी सीवी की, मध्यमिका या मध्यमिका, याद रखना है, हर चीज़ को याद रखना साथ साथ में। और यानी एक ही वीडियो में इसके साथ ही आप क्लास के साथ साथ में याद करके और फ्री हो जाओ। और मुख्य मुख्य जो बिंदु है वो आप नोट डाउन कर लो। प्राचीन सीवी जनपद वाले क्षेत्र को मेवाड़ कहा जाने लगा। यानी मेवाड़ कहा गया कौन से? प्राचीन सीवी जनपद को। इसका क्षेत्र कौन सा था? यानी उदयपुर, सलूम्बर, उदयपुर है और सलूम्बर जो नया जिला बना है, और राजसमंद और भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़, ये क्षेत्र मेवाड़ के अंतर्गत आता है और ये सीवी के अंतर्गत आता था। तो इसी के साथ है यानी शासन, यहाँ पर शासन जो था वो 7वीं शताब्दी में आधुनिक राजस्थान निर्माण तक, यानी 7वीं शताब्दी से लेकर के आधुनिक राजस्थान के निर्माण तक इस क्षेत्र में गुहिल शासकों, याद रखना भी, गुहिल सिसोदिया वंश के शासक थे ना, उन्होंने शासन किया था। और शासन किया साथ साथ में, और विभिन्न यानी बहुत सारी राजधानियां भी बनाई, बहुत सारी राजधानियां भी बनाई। नागदा राजधानी थी, ये बनाई किसने बनाई? बप्पा रावल ने। किसने बनाई? बप्पा रावल ने। आहड़ राजधानी बनाई किसने बनाई? अल्लट ने। चित्तौड़ राजधानी बनाई किसने बनाई? जैतर सिंह ने। और उदयपुर राजधानी बनाई
किसने बनाई? उदय सिंह ने। किसने बनाई? उदय सिंह ने। फिर चावंड राजधानी बनती है, ये बहुत ही मुख्य प्रश्न, बहुत बार प्रश्न पूछा गया, चावंड राजधानी बनाती है, कौन बनाते हैं? यानी महाराणा प्रताप। तो नागदा बप्पा रावल, नागदा राजधानी बनती है, वो बप्पा रावल ने बनाई थी। और आहड़ राजधानी बनाते हैं अल्लट, और चित्तौड़ राजधानी बनती है जैतर सिंह के द्वारा, और उदयपुर यानी उदय सिंह ने बनाई थी, और चावंड महाराणा प्रताप ने बनाई थी। इसके साथ में कल्याणपुर भी राजधानी बनी थी, और कुंभलगढ़ भी राजधानी बनी थी। और यहाँ की बोली जो है वो मेवाड़ी है, यानी मेवाड़ क्षेत्र में कौन सी बोली है? मेवाड़ी बोली है। आगे बात करते हैं वागड़ की। वागड़ की आगे बात करते हैं वागड़ की। तो वागड़ राजस्थान में 2 क्षेत्र वागड़ के नाम से जाने जाते हैं। वागड़ के नाम से राजस्थान में 2 क्षेत्र जाने जाते हैं। बहुत बार अपने कंफ्यूजन होता है वागड़ या बागड़, वागड़ या बागड़, ऐसे अपने यानी वागड़ और या फिर वागट के नाम से यानी वागड़ या वागट के नाम से जाने जाते थे राजस्थान में। एक नंबर आता है इसमें डूंगरपुर बांसवाड़ा, जिसे बोलते हैं वागड़। ठीक है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिसे बोलते हैं अपने वागड़। एक आता है, दूसरा आता है इसमें पिलानी और नरहड़ झुंझुनू में है, दोनों ही। नोहर भादरा हनुमानगढ़ में है, तथा कन्नड़ा ये भी हनुमानगढ़ की तरफ है का क्षेत्र बांगड़ कहलाता है। किस नाम से जाना जाता है? बांगड़ के नाम से जाना जाता है। यानी वागड़ और बांगड़ सिर्फ एक यानी बिंदु का ही फर्क है, सिर्फ यानी अनुस्वार लगा हुआ है इसलिए, और इसको वह को वह बना दिया, और इस नाम से यानी बहुत सारे यानी कोई वागड़ पढ़ता है, कोई वागड़ या कोई बागड़, कोई कंफ्यूज होता है। अपने को यानी वागड़ खाली वागड़ पढ़ना है तो ये याद रखो, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, बस इसको एक को याद रखो। और बांगड़ आए तो शेखावटी क्षेत्र वाला यानी पिलानी, अगर मान लो नरहड़, नोहर, भादरा और कन्नड़ा का क्षेत्र, ये वागड़ या बांगड़ के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। परंतु अधिकतर दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा के भूभाग, देखो अधिकतर दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा भूभाग को ही वागट या बागड़, वागट या बागड़ कहा गया। तो अधिकतर बात आती है ना वो इसकी आती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के भूभाग की बात आती है। यहाँ की बोली जो है वो कौन सी है? वागड़ी है। कौन सी बोली है? वागड़ी बोली है। और ग्रियर्सन जो अपने भाषा से संबंधित यानी हिंदी भाषा को यानी हिंदी भाषा हिंदी भाषा के रूप में इनको अच्छे तरीके से यानी ग्रियर्सन को जाना जाता है। और ग्रियर्सन ने इसे भीलों की बोली कहा है। किसको कहा है? यानी वागड़ी बोली को भीलों की बोली कहा है। आगे चलते हैं। इस स्लाइड में देखो, इस स्लाइड में मेवाड़ की बात आई है और इसमें वागड़ की बात आ गई। मेवाड़ की यानी प्राचीन सीवी के क्षेत्र को अपने मेवाड़ कहा गया। और इसमें बहुत सारे यानी जो एक याद रखने वाली बात ये, गुहिल सिसोदिया वंश जो था ना, उन्होंने यानी 7वीं शताब्दी से लेकर के आधुनिक राजस्थान निर्माण तक की उन्होंने क्या किया? शासन किया था। विभिन्न राजधानियां बनाई थी। नागदा बप्पा रावल ने बनाई, और आहड़ अल्लट ने बनाई, और चित्तौड़ जैतर सिंह ने बनाई, उदयपुर उदय सिंह ने बनाई, चावंड महाराणा प्रताप ने बनाई, और कल्याणपुर व कुंभलगढ़ ये भी राजधानी बनी। और यहाँ की बोली मेवाड़ी है। और वागड़ 2 क्षेत्रों को नाम जाना जाता है, एक डूंगरपुर बांसवाड़ा वागड़, और बाकी इसमें पिलानी, नरहड़, नौर, भादरा और कन्नड़ा ये क्षेत्र बांगड़ के नाम से। किंतु अधिकतर की बात आए तो डूंगरपुर बांसवाड़ा को ही अपने क्या बोलते हैं? वागट या फिर बागड़ कहा गया। और यहाँ की बोली वागड़ी, ग्रियर्सन ने इसे भीलों की बोली कहा है। आगे चलते हैं। मारवाड़ क्षेत्र कौन सा है? मारवाड़ राजस्थान का जोधपुर सहित पश्चिमी क्षेत्र, यानी राजस्थान का जोधपुर सहित पश्चिमी क्षेत्र, राजस्थान का जोधपुर सहित पश्चिमी क्षेत्र। प्राचीन मरु प्रदेश कालांतर में मारवाड़ कहलाया। प्राचीन मरु, वो देखो प्राचीन सीवी प्रदेश क्या कहलाया? मेवाड़ कहलाया। प्राचीन सीवी प्रदेश मेवाड़ कहलाया। ये प्राचीन मरु प्रदेश, ध्यान रखो इस बात को कि प्राचीन मरु प्रदेश कालांतर में क्या कहलाया? मारवाड़ कहलाया। मारवाड़ 7वीं सदी में इसके मंडोर क्षेत्र पर गुर्जर प्रतिहारों का, उसमें कौन से शासकों का आधिपत्य रहा था 7वीं शताब्दी से? यानी गुहिल सिसोदिया का। और
इसमें यानी 7वीं शताब्दी से लेकर के और मंडोर राजधानी रहती है मंडोर क्षेत्र पर, इनके मंडोर क्षेत्र पर यानी गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया और गुर्जर प्रतिहारों ने मंडोर को राजधानी बनाया। मंडोर से मेड़ता राजधानी कौन बनाता है? नागभट्ट प्रथम बनाता है। यानी मारवाड़ की बात चल रही है, तो मारवाड़ की बात चल रही है। मारवाड़ में यानी मरु प्रदेश कालांतर में मारवाड़ कहलाया और 7वीं सदी में इसके मंडोर क्षेत्र पर गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया और गुर्जर प्रतिहारों ने मंडोर को राजधानी बनाया। और मंडोर से मेड़ता राजधानी यानी मंडोर से मेड़ता राजधानी कौन बनाता है? नागभट्ट प्रथम ने बनाई थी। बाद में इस क्षेत्र पर राठौड़ वंश का आधिपत्य रहा था। बाद में इस क्षेत्र पर राठौड़ वंश का यानी पहले गुर्जर प्रतिहारों ने मंडोर को राजधानी बनाई। मंडोर से बाद में नागभट्ट प्रथम ने राजधानी बनाई, मंडोर से मेड़ता। और बाद में किसका होता है? बाद में होता है राठौड़ वंश का आधिपत्य। फिर राठौड़ वंश का आधिपत्य रहा इसमें। और यहाँ की बोली कौन सी है? मारवाड़ी है। साहित्यिक मारवाड़ी को डिंगल कहते हैं। अगर मारवाड़ी को साहित्य रूप दे दिया जाए और उसको अपने बाद में किस नाम से जाना गया? डिंगल के नाम से जाना गया। एक है ब्रज भाषा वाली पिंगल, तो डिंगल पिंगल दोनों जोड़ी है ये। और जैसे मान लो कि ये डिंगल भाषा है, अगर साहित्यिक मारवाड़ी है, मारवाड़ी बोली में या मारवाड़ी जो बोली है ना उसमें अगर साहित्य की रचना हुई है तो उसे अपने डिंगल कहेंगे। किस नाम से कहेंगे? डिंगल कहेंगे। फिर आगे बात आती है हाड़ौती की। मारवाड़ आ गया, फिर बात आती है हाड़ौती की। क्षेत्र, इसमें कौन कौन सा क्षेत्र था? आधुनिक कोटा बूंदी हाड़ौती, यानी आधुनिक कोटा और बूंदी हाड़ौती। एक मिनट है, एक मिनट माइक में दिक्कत आ गई थी। तो हाड़ौती, आगे चलते हैं, अपने हाड़ौती की बात करते हैं। तो हाड़ौती आधुनिक कोटा और बूंदी हाड़ौती कहलाया, ठीक है। और यहाँ शासन किसका था? प्राचीन काल में इस भूभाग पर मीणाओं का शासन था। किसका शासन था? मीणाओं का शासन था। मीणा वंश के बुंदा मीणा, देखो ये एक एक बात याद करते जाना और दोबारा पढ़ने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और कहीं भी यानी किताब उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। यानी इस भूभाग पर मीणाओं का शासन रहा और मीणा वंश के बुंदा मीणा ने बूंदी की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? बूंदी की स्थापना की थी। कालांतर में चौहान वंश की हाड़ा शाखा, यानी चौहान वंश की हाड़ा शाखा ने इस पर अधिकार कर लिया। यानी कौन से क्षेत्र पर? हाड़ौती वाले जो आधुनिक रीजन था ना, कोटा बूंदी हाड़ौती, ये जो कह रहा है यानी कोटा बूंदी वाला क्षेत्र, ये कोटा बूंदी वाले क्षेत्र पर किसका अधिकार था? पहले मीणाओं का, यानी बुंदा मीणा ने बूंदी की स्थापना की और बाद में चौहान वंश के हाड़ा ने इस पर, यानी हाड़ा शाखा थी ना, इस पर अधिकार कर लिया और तभी से इस क्षेत्र को अपने क्या नाम दिया गया? क्या नाम बोला जाने लगा? फिर हाड़ौती। यहाँ की बोली थी वो हाड़ौती। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में कौन सी बोली बोली जाती है? प्रश्न इसका उत्तर आएगा हाड़ौती। यानी दक्षिणी, ये देखो राजस्थान है ये, ठीक है, और ये है दक्षिणी और ये है पूर्वी। इन दोनों के मध्य यहाँ पर बोली बोली जाने वाली, इस क्षेत्र में बोली बोली जाने वाली कौन सी है? हाड़ौती है। तो इसका मतलब यानी दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में कौन सी बोली बोली जाती है? हाड़ौती। आगे चलते हैं, ढूंढाड़ क्षेत्र। तो ढूंढाड़ यानी क्षेत्र कौन सा? जयपुर के आसपास का क्षेत्र। प्रारंभ में मीणा और बड़गुजरों का शासन रहा था। यहाँ पर ढूंढाड़ में प्रारंभ में मीणा और बड़गुजरों का शासन रहा था। ये देखो मीणा और बड़गुजरों का, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मीणा और बड़गुजरों का शासन रहा था। और मीणाओं को कछवाहा राजपूतों ने, यानी कछवाहा राजपूतों ने क्या कर दिया? मीणाओं को हरा दिया, यानी परास्त कर दिया और कछवाहा राजवंश की नींव डाल दी। तो ये कहाँ के क्षेत्र की बात है? ये ढूंढाड़ की बात है। किसकी बात है? ये ढूंढाड़ की बात है। यहाँ की भाषा कौन सी है? यहाँ की भाषा है ढूंढाड़ी। कौन सी भाषा है? ढूंढाड़ी। फिर बात आती है मेवात की। फिर मेवात की बात आती है, ढूंढाड़ पढ़ लिया। फिर उसके बाद मेवात यानी मेव जाति का क्षेत्र।
अलवर खेरथल तिजारा। मेव जाति का क्षेत्र जो था वो अलवर, खेरथल तिजारा और डीग और भरतपुर। वर्तमान में ये नए जिला बन गए ना, तो खेरथल तिजारा ये भी आ गए इसमें। अलवर तो था ही था मेवात में, और भरतपुर अलवर दोनों थे। जब ये दोनों में से जिले निकल गए तो ये भी शामिल हो जाएंगे इसमें, खेरथल और तिजारा, डीग, खेरथल तिजारा और डीग ये दोनों भी इसमें शामिल हो जाएंगे। हसन खान मेवाती, यानी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है और ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। हसन खान मेवाती प्रसिद्ध नायक जो खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से लड़े थे। कौन से युद्ध में? खानवा के युद्ध में। खानवा के युद्ध में जो युद्ध होता है कब होता है? 16 मार्च 1527 को होता है। तो खानवा का युद्ध में राणा सांगा की ओर से, यानी बाबर के विरुद्ध, बाबर और राणा सांगा के मध्य खानवा का युद्ध हुआ था, और राणा सांगा की ओर से हसन खान मेवाती लड़ता हुआ मारा गया था। और खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 में बाबर और राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था। इतनी बात आपको याद रहनी चाहिए। आगे चलते हैं। देखो, अब अपने एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। ये बात आई थी राजस्थान के विभिन्न अंचल, अपने कौन कौन सा पढ़ा? मेवाड़ पढ़ लिया, ये मेवाड़ क्षेत्र है। प्राचीन सीवी प्रदेश को अपने क्या नाम दिया गया? मेवाड़। मारवाड़, ये क्षेत्र मारवाड़ के नाम से जाना गया। ये क्षेत्र जो जैसलमेर वाला, ये माड या वल के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और वागड़, ये देखो वागड़ वाला क्षेत्र है। और ये हाड़ौती, ये पढ़ लिया अपने, दक्षिणी पूर्वी वाला क्षेत्र। ये डुंडाड़, ये भी पढ़ लिया अपने, यानी जयपुर के आसपास वाला क्षेत्र। फिर ये मेवात, हसन खां मेवाती वाला क्षेत्र, ये भी पढ़ लिया। शेखावटी, ये रीजन जो है ना वो शेखावटी के नाम से जाना जाता है। इतने सारे के सारे अपने ये पढ़ लिए। शेखावटी यानी आगे नए क्षेत्र में आएगा नाम उसका। और जैसे मान लो मेवात ये पढ़ लिया, डुंडाड़ पढ़ लिया, हाड़ौती पढ़ लिया, और मेवाड़ पढ़ लिया, और वागड़, मारवाड़, ये इनके उपनाम हैं। जैसे मान लो तो ये। अब खानवा की बात आई थी, ये खानवा यहाँ पर है, भरतपुर में है ये खानवा। कहाँ पर है ये? खानवा स्थान भरतपुर में है। और ये देखो यहाँ पर रेड अलर्ट किया गया ना, ये क्षेत्र, ये भरतपुर का क्षेत्र है। और ये अपने मौर्यकालीन राजस्थान पढ़ ही लिया था, योद्धे, अर्जुनयन और मालव और सीवी। और ये क्षेत्र यानी आगे जाकर के क्या कहलाया, यानी मेवाड़, और कुछ क्षेत्र इसमें वागड़ में शामिल हो गया था। आगे चलते हैं। ये लेसन अपना यानी पूरा हो गया अब, ठीक है ना। अब लेसन के यानी अपने स्लाइडें कौन कौन सी यानी बात की थी राजस्थान के, यानी राजस्थान के इतिहास पढ़ रहे थे। और इतिहास में महाकाव्यकालीन राजस्थान पढ़ लिया। उसके बाद में महाकाव्यकालीन राजस्थान में चारों नाम पढ़ लिए, मरुकांतार। और मरुकांतार आगे इसमें क्या फैला, इसमें कुरु, मदर और जांगल, ये भी पढ़ लिया। उसके बाद में अपने जांगल पढ़ लिया, मत्स्य पढ़ लिया, फिर उसके बाद सूरसेन पढ़ लिया। अब बात आती है मौर्यकालीन की, ये भी पढ़ लिया, सीवी पढ़ लिया, अर्जुनयन पढ़ लिया, और योद्धेय पढ़ लिया। और उसके बाद में मौर्यकालीन यानी राजस्थान उनको अपने मानचित्र में दर्शा दिया, योद्धेय, अर्जुनयन और मालव और सीवी। अब अपने बात करते हैं विभिन्न अंचल कौन कौन से, यानी राजस्थान के विभिन्न अंचल, यानी शेखावटी और मेवात, डुंडाड़, हाड़ौती, मेवाड़ और बागड़ यानी वागड़, और मारवाड़ और माड या फिर वल, ये क्षेत्र भी पढ़ लिए अपने। और इसके साथ यानी जो आगे ये मेवाड़ है इनको विस्तार से पढ़ लिया, वागड़ पढ़ लिया, उसके बाद मारवाड़ पढ़ लिया, हाड़ौती पढ़ लिया, फिर अपने डुंडाड़ पढ़ लिया, फिर मेवात पढ़ लिया। अब अपने करते हैं सारे प्रश्न। अब इनमें से यानी पूरे लेसन में से जो सारांश निकल करके वो प्रश्नों के सामने आपके समक्ष हैं वो अपने ये सारे बात करते हैं। अब अपने बात है यानी राजस्थान अध्याय 2, ये प्रश्नोत्तर MCQ अपने कर रहे हैं। ये है कि निम्न में से किस ग्रंथ में मरु प्रदेश का वर्णन मिलता है? किस ग्रंथ में मरु प्रदेश का? अब देखो सारे आपका टेस्ट हो रहा है। अब पूरा लेसन आपने यानी जो इतनी देर आपने पढ़ा है उसको अच्छे तरीके से ध्यान से पढ़ा है। अब आप प्रश्न एकदम बिल्कुल सही उत्तर दे देंगे आप। तो निम्न में से किस ग्रंथ में मरु प्रदेश का, मरु प्रदेश, सामवेद नहीं पढ़ा, अथर्ववेद नहीं पढ़ा, ऋग्वेद हाँ ये पढ़ा है अपने, और ये इसमें यानी उल्लेख मिलता है, यजुर्वेद में नहीं है, ठीक है। तो किस ग्रंथ में मरु प्रदेश का उल्लेख मिलता है? ये अपने को मिलेगा किसमें, यानी ऋग्वेद में। अगला प्रश्न, पौराणिक आख्यानों के अनुसार यादव वंश के बलराम एवं श्री कृष्ण द्वारिका जाते समय
कौन से क्षेत्र से गुजरे थे। मैंने कहा था अच्छे तरीके से पढ़ लेना, और ये प्रश्न इसी तरीके से पेपर में पूछ लेंगे, और बहुत ही ईजी सवाल है, और ऐसे प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं। तो पौराणिक आख्यानों के अनुसार यादव वंश के बलराम और श्री कृष्ण यानी द्वारिका जाते समय कौन से क्षेत्र से गुजरे थे। मरु प्रदेश से नहीं, जांगल प्रदेश से, बिल्कुल जांगल प्रदेश से अपने बात आई थी। सीवी से नहीं, और मालव से नहीं, तो जांगल प्रदेश में क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और राजस्थान के कौन सी जनपद का वर्णन चीनी यात्री वेनसांग या फिर युआन चांग ने अपने ग्रंथ सीयूकी में करते हैं। तो कौन से जनपद का उल्लेख बताओ इसमें। एक तो है इसमें मरु प्रदेश नहीं किया था, और जांगल और मत्स्य, देखो अपने बात यहाँ पर आई थी, देखो ये योद्धे, और यहाँ आई थी बात अपने, साथ साथ में याद करते हो ना तो बहुत ही इजी होता है ये काम। देखो ये देखो, यानी चीनी यात्री वेनसांग ने सीयूकी में अपने वर्णन किया था। किसका किया था, मत्स्य का। तो सूरसेन, ये देखो जांगल, देखो जांगल, ये देखो बलराम और श्री कृष्ण द्वारिका जाते समय कौन से यानी क्षेत्र से गुजरे थे, जांगल से। तो सूरसेन वाली बात है आगे अपने प्रश्न में और आएगी। सूरसेन जनपद यानी अब इसमें बात करते हैं वेनसांग, वेनसांग यानी मरु प्रदेश, और जंगल नहीं, और मत्स्य पढ़ लिया अपने, मत्स्य और सूरसेन ये नहीं। सूरसेन जनपद की राजधानी कौन सी थी। विराटनगर नहीं, मध्यमिका या मध्यमिका नहीं, नागदा नहीं, तो कौन सी थी, मथुरा थी। तो बिल्कुल सही है प्रश्न, यानी सूरसेन जनपद की राजधानी कौन सी थी, यानी मथुरा थी। 4 प्रश्न हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। लगभग प्रश्न क्या है कि बहुत सारे एग्जाम में आए हुए हैं, और बहुत सारे एग्जाम में आते हैं प्रश्न है, और ये रिपीट भी होते हैं, और इनको अच्छे तरीके से याद कर लेना आप। सीवी जनपद के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है। सीवी जनपद के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है। नांदसा नहीं, मारवाड़ जोधपुर वाला क्षेत्र नहीं, वागड़, वागड़, वागड़ क्षेत्र यानी मेवाड़ से जस्ट नीचे वाला है। कौन सा, मेवाड़ से जस्ट यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र है, ये भी नहीं है, ठीक है। और मेदपाट, अगर प्रॉपर नाम देकर के पूछ लिया उन्होंने आंसर, तो मेदपाट, मेदपाट यानी मेवाड़ को कहते हैं। किसको कहते हैं, मेवाड़ को कहते हैं। मेदपाट यानी मेवाड़ को कहते हैं, और मेवाड़ को कहते हैं, मेदपाट को प्रागवाट भी कहते हैं, प्रागवाट, तो प्रागवाट भी कहा जाता है। मेदवाट यानी प्रागवाट। मेदपाट या प्रागवाट एक ही नाम है इसके, ये मेवाड़ रीजन को कहते हैं। इसलिए सीवी जनपद के भूभाग को किस नाम से जानते हैं, मेदपाट के नाम से। ये प्रश्न आपका डी सही हो जाएगा। और सीवी जनपद की राजधानी मध्यमिका या मध्यमिका थी, जिसके अवशेष अपने को देखो, अवशेष कहाँ पर मिलेंगे, नगर, नगर, नगर की बात है नहीं मिलेंगे, कल्याणपुर नहीं मिलेंगे, कन्नड़ा में नहीं मिलेंगे, नगरी चित्तौड़गढ़ में। ये प्रश्न आपका सही हो जाएगा। कहाँ पर है ये चित्तौड़गढ़ में है, नगरी चित्तौड़गढ़। पढ़ लिया, इसको रिपीट किया था अच्छे तरीके से। निम्न में से कौन सी प्रशस्ति में सूरसेन राजवंश का उल्लेख है। सूरसेन राजवंश का उल्लेख है, कौन सी प्रशस्ति में है। राज प्रशस्ति नहीं, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति नहीं, जूनागढ़ प्रशस्ति नहीं, बयाना प्रशस्ति जो भरतपुर में है, जो अपने अच्छे से पढ़ी थी, जो भरतपुर में है बयाना प्रशस्ति, यहाँ पर यानी सूरसेन राजवंश का वर्णन मिलता है। भारत पर सिकंदर का आक्रमण कब हुआ था, चौथी शताब्दी, चौथी नाम आया था भी, चौथी शताब्दी का, चौथी शताब्दी में नहीं, 5वीं ईसा पूर्व नहीं, 3री ईस्वी में नहीं, चौथी ईसा पूर्व की बात हुई है तो सही है, यानी ईस्वी से पहले की बात है, यानी फर्स्ट ईस्वी, इससे भी 400 साल पहले की बात है, इसलिए ये चौथी शताब्दी, चौथी ईसा पूर्व की बात है, तब ये सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ था। और यूनानी लेखकों ने बाद में फिर यानी इसका उल्लेख किया था। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा युगम सूरसेन जनपद से संबंधित है। कौन से जनपद से संबंधित है, सूरसेन जनपद से संबंधित है।
अब सूरसेन की बात आती है, सूरसेन में कौन कौन से थे, यानी भरतपुर तो था, ठीक है, धौलपुर भी था, ठीक है, दौसा नहीं था। अब भरतपुर था, करौली था, धौलपुर था, हाँ तीनों थे, ये बात सही है। करौली भी था, धौलपुर भी था और भरतपुर भी था। अगर मान लो कि ये बात कर लें भरतपुर था या धौलपुर था, दोनों ठीक है, अलवर नहीं था, तो भरतपुर, धौलपुर, डीग, ये बात आप ध्यान दे लेना भी, इसमें दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं। कैसे, यानी जब भरतपुर और करौली और धौलपुर को सही करते हैं तो भरतपुर से ही डीग निकला है ना, इसलिए डीग वाला ऑप्शन है वो भी सही होगा। अगर ये प्रश्न ऐसा आ जाए, यानी किताब में तो ये दिया गया है, किताब में अगर ये दिया गया है, यानी जैसे मान लो कि किताब में ये दिया गया है कि भरतपुर और करौली और धौलपुर, ये ऑप्शन सही माना जाएगा किताब के अनुसार। तो अगर मान लिया जाए नए जिलों की तब्दीली के अनुसार, अगर मान लो ये डीग साथ में दे दे तो आपको डीग साथ में मानना है। इसके दो आंसर हो सकते हैं, अभी किताब के अनुसार और अपने अपडेट के अनुसार, ठीक है। तो डीग वाला शामिल करें तो अच्छी बात है, नहीं तो किताब वाला ऊपर वाला सही होगा, ठीक है। तो अब इसमें वर्तमान में यानी डीग जो है वो भरतपुर से निकला है, इसलिए सूरसेन के अंतर्गत ही आएगा ये। किसने मालवों के साथ मिलकर के विदेशी क्षत्रपों को परास्त किया था? मालवों के साथ में किसने, कौन मिलकर के विदेशी अपने क्षत्रपों को क्या कर देते हैं, हरा देते हैं? किसने? सीवी और मालव और योद्धेय और अर्जुनायन? नहीं, ये नहीं है, कोई नहीं है इनमें से। अर्जुनायन है, इन्होंने क्या किया था, मालवों के साथ मिलकर के यानी इनको विदेशी लोगों को या विदेशी राजाओं को हरा दिया था। अगला प्रश्न है इसमें, मालवों की शक्ति का केंद्र कहाँ था? मालवों की शक्ति का केंद्र कहाँ था? आपने बात की थी टोंक में तो था, पर टोंक में और प्रॉपर जगह पूछ ली जाए तो अगर मान लो टोंक है, टोंक में अपने भाग की बात करेंगे कि टोंक में तो अपने पढ़ा था, ये तो सही है, ये सही है, सही नहीं है परंतु ये गलत हो जाएगा क्योंकि आगे और पढ़ेंगे, आगे और पढ़ेंगे तो भीलवाड़ा आएगा, ये तो चलो ठीक है गलत है। नगरी ये पढ़ सकते हैं, नगरी में कन्फ्यूजन हो सकता है, ये चित्तौड़ में है, ये चित्तौड़ में है, इसलिए ये तो वैसे गलत है क्योंकि ये इससे संबंधित नहीं है। और नगर, ये नगर था ना, ये बिल्कुल सही आ जाएगा। और ये टोंक में है, टोंक में नगर है ना, इसलिए ये क्या है, अपने भाग करके अब टोंक करेंगे और नगर को छोड़ देंगे। नगर अगर ड ऑप्शन में या डी ऑप्शन में है तो उसको करना या सारे ऑप्शन पढ़ना बहुत ही जरूरी है। मालवों की दिग्विजय से संबंधित अभिलेख है, मालवों की दिग्विजय से संबंधित अभिलेख कौन सी है, कौन सा अभिलेख है? यानी बड़ली का अभिलेख, बिजोलिया का अभिलेख, गोसुंडी का अभिलेख। मालवों की दिग्विजय का संबंधित अभिलेख है अपने यूप अभिलेख। कौन सा है? नांदसा का यूप अभिलेख। कौन सा? नांदसा। नांदसा भीलवाड़ा में है, नांदसा का यूप अभिलेख, ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। राजस्थान के उत्तरी भाग का शक्तिशाली गणतंत्रीय कबीला जिसने उत्तरी राजस्थान से कुषाण शक्ति को नष्ट कर दिया था। कुषाण शक्ति की अपने बात की थी, गंगानगर वाले कुषाण शक्ति को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। इसलिए ये प्रश्न जो था ये उत्तरी राजस्थान में कुषाण शक्ति को नष्ट करने वाले यहाँ गंगानगर में कौन से थे? गंगानगर में मालव नहीं थे, अर्जुनायन भी नहीं थे, सीवी भी नहीं थे, ये है योद्धेय। इन्होंने योद्धेय जो लोगों ने क्या कर दिया था, कुषाण शक्ति को नष्ट करके और उत्तरी राजस्थान को इन शक्ति यानी जो कुषाण शक्ति थी उनसे फ्री कर दी थी और उन पर यानी अब योद्धेय यहाँ आकर के बस गए। और अगला प्रश्न है इसमें, 5वीं सदी के बाद के हूण आक्रमण, बाद में हूण आक्रमण होता है और हूण आक्रमण ने यहाँ के गणतंत्रीय जनपदों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया। इसका उल्लेख, इसके पतन का उल्लेख कौन से ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद में नहीं मिलता है ऋग्वेद में नहीं मिलता है और वृहत संहिता में मिलता है, ठीक है, चरक संहिता में नहीं मिलता है और महाभारत में भी नहीं मिलता है। आगे नेक्स्ट बात करते हैं, किस क्षेत्र पर 7वीं सदी से आधुनिक राजस्थान के निर्माण तक गुहिल सिसोदिया वंश का शासन रहा था? गुहिल सिसोदिया वंश का शासन रहा था। किस क्षेत्र पर 7वीं सदी से लेकर के आधुनिक राजस्थान के निर्माण तक गुहिल, तो बताइए किस पर रहा था? यानी वागड़ नहीं रहा था, मारवाड़ नहीं रहा था, हाड़ौती पर भी नहीं रहा था, मेवाड़ पर रहा था।
तो गुहिल और सिसोदिया वंश का जो संबंध है वो मेवाड़ से है। निम्न में से किस क्षेत्र पर गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया था? किस क्षेत्र पर गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया था? ये प्रश्न आया था अपने। किस पर? नागदा में नहीं, आहड़ में नहीं, चावंड में नहीं और मंडोर में था। मंडोर में गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया था। बूंदी की स्थापना किसने की थी? बूंदी की स्थापना पुंजा भील ने की थी या बुंदा मीणा ने की थी? बिल्कुल सही बात है। और करना भील ने नहीं है, डोंग सिंह ने नहीं है, तो इसलिए बुंदा मीणा की जो यानी ये प्रश्न है, ये ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा। कोटा बूंदी क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो कोटा बूंदी वाले क्षेत्र अपने सामने आया था। कोटा बूंदी क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? हाड़ौती के नाम से जानते हैं। वागड़, मालव या मेवाड़ इस नाम से नहीं है, हाड़ौती के नाम से जानते हैं। किस क्षेत्र पर मीणा और बड़ गुजरों का शासन रहा था? देखो कितना बढ़िया प्रश्न है ये। मीणा और बड़ गुजरों का शासन रहा था, ये किस क्षेत्र पर? ये मेवात पर नहीं, मेवात पर नहीं था। हाड़ौती नहीं, और वागड़ ये भी नहीं है, और डुंडाड़, ये अच्छा प्रश्न है इसमें। डुंडाड़ पर मीणा और बड़ गुजरों का शासन रहा था। हसन खां जो खानवा युद्ध में मारा गया था, हसन खां, देखो ये प्रश्न आया था अपने मेवात में, ठीक है। हसन खां जो खानवा युद्ध में मारा गया था, का संबंध किस क्षेत्र से है? का संबंध किस क्षेत्र से है? ये देखो अपने डुंडाड़ से नहीं, योद्धेय से नहीं, आड़ौती से भी नहीं, और ये मेवात से थे, ठीक है। आगे चलते हैं। गुर्जरत्रा के नाम से जाना जाता है, देखो गुर्जरत्रा के नाम से जाना जाता है, ये इसी किताब में से प्रश्न है सारे, और इसी लेसन में से है, और इसी पेज में से उठाए गए हैं सारे। यानी जोधपुर का उत्तरी भाग, जोधपुर का पश्चिमी भाग, जोधपुर का पूर्वी भाग, इनमें से ये तीनों ही रोंग है। ये दक्षिणी भाग है ना इसका, ये यानी किताब में प्रॉपर ऐसा लिखा गया है, और वहीं से प्रश्न उठाते हैं। ज़रूरी नहीं है प्रश्न में से कोई दक्षिणी, पूर्वी, उत्तरी ये पूछ ले, बिल्कुल ज़रूरी है, ये पूछ सकते हैं ऐसे प्रश्न, और किताब में मेंशन किया हुआ, वहीं से ये आंसर उठाते हैं। और ऐसे में यानी जोधपुर का दक्षिणी भाग, ऐसे ऐसे प्रश्न मैंने बहुत बार बहुत से पेपरों में देखे हैं। दक्षिणी भाग, पूर्वी भाग, उत्तरी पूर्वी भाग, ऐसे प्रश्न यानी ऐसे उलझाते हैं, और ये अगर नहीं पढ़े ढंग से तो ये गलत होते हैं हमेशा ही। तो जोधपुर का दक्षिणी भाग ये किस नाम से जानते हैं? गुर्जरत्रा के नाम से जाना जाता है। ब्यावर अजमेर का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? ब्यावर अजमेर शेखावटी के नाम से तो नहीं है, कांठल के नाम से भी नहीं है, मेरवाड़ा के नाम से है। किस नाम से है? मेरवाड़ा के नाम से, मारवाड़ के नाम से भी नहीं है। इसलिए मेरवाड़ा के नाम से ब्यावर और अजमेर का क्षेत्र किस नाम से जानते हैं? यानी ये जानते हैं मेरवाड़ा के नाम से। मांड या वल, ये भी बात आई थी अपने, मांड या वल क्षेत्र जो है ना, किस क्षेत्र को कहा गया है? ये जोधपुर को नहीं, प्रतापगढ़ को नहीं, झालावाड़ को भी नहीं, ये जैसलमेर के क्षेत्र को मांड या वल क्षेत्र कहा जाता था। हाँ जी, 24वां नंबर प्रश्न देखिए आप। कांठल, कांठल और मालवा, कांठल और मालवा के नाम से प्रसिद्ध जिले कौन से हैं? कांठल के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ इसमें भी है प्रतापगढ़, और ये दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं, परंतु इसमें नहीं है, इनमें नहीं है, इसमें प्रतापगढ़ है, तो ये पहले तो ये गलत कर दो। कांठल आपके नाम बहुत बार आपने पढ़ा है, कांठल यानी प्रतापगढ़ को कहते हैं, और ये गलत हो गया। अब प्रतापगढ़ इसके साथ में झालावाड़, यानी ये प्रतापगढ़ झालावाड़ दोनों है, ये पहले यानी क्रमश है, ये शब्द क्रम से पूछे, इसका मतलब है कि कांठल और मालवा, मालवा झालावाड़ को बोलते हैं, कांठल बोलते हैं प्रतापगढ़ को, इसलिए ये प्रश्न जो है ना ये सही हो जाएगा, प्रतापगढ़ और झालावाड़, ये दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो बी नंबर इसका सही है, ठीक है। आगे अपने बात करते हैं, ठीक है। ये सेशन लगभग पूरे प्रश्न कवर कर लिए इसमें से, और अध्याय 2 यानी राजस्थान के इतिहास के नाम से अध्याय 2 है, और इसमें अपने लगभग क्या कंप्लीट कर लिया पूरा, एक एक लाइन एक एक शब्द के बारे में अपने चर्चा कर ली है। और इससे बाहर यानी इस लेसन में से अगर पूछा जाए, इस किताब में से प्रश्न आता है या इससे बाहर यानी नहीं पूछा जाएगा, और इसी में से सारा कवर कर लिया अपने। तो बहुत सारे यानी अपने प्रश्न कवर किए, 25-24 प्रश्न कर लिए, और बहुत सारा अपना लेसन हो गया,
और इसके साथ ये सारे के सारे, और एक ध्यान रखना ये आंसर के ये निशान लगा करके दिए, और ऐसी PDF आपको यानी इसमें टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और इसके आंसर यानी साथ ही लगे हुए हैं। ठीक है, और नेक्स्ट बस अपना लेसन समाप्त हुआ, और कमेंट करके बताइए लेसन कैसा लगा, और पिछला लेसन जो था आपने अच्छा रिस्पांस मिला इसमें, और कमेंट भी बहुत बड़ी अच्छे अच्छे कमेंट आए, और मतलब उसके लिए आपको धन्यवाद। और साथ साथ में यानी अभिनव करियर एकेडमी, आपको चैनल का नाम याद रखें अच्छे से, और अपने दोस्तों को बताएं, और शेयर करें, और सब्सक्राइब तो बहुत ही ज़रूरी है करना। अगर नहीं करोगे तो फिर वही बात है कि मैं वीडियो डालता रहूँगा इधर से, और आपको पता ही नहीं चलेगा कब वीडियो आई है कब नहीं है। ये सीरीज़ कंटिन्यू चलनी चाहिए, तो सब्सक्राइब करोगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और तुरंत यानी वीडियो अपलोड करते ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, और आप इसको नोट डाउन कर लेना और लिख लेना अच्छे से, यानी क्लासों को लिख सकते हो, आप रजिस्टर बना सकते हो आराम से। और नहीं बनाओ तो भी मैं आपके सहूलियत के लिए PDF सेंड कर रहा हूँ। ये PDF यानी आंसर सहित आपको दे रहा हूँ, और इसे आप फ़ोन में सेव करके रखो, और जब मर्जी है आप इसका रिवीजन करो। और टेलीग्राम चैनल यानी इस पर आपको PDF मिल जाएगी, और अभिनव करियर एकेडमी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, इस पर आपको PDF मिल जाएगी। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त हुआ। आज का सेशन अपने बहुत अच्छे से आपने लर्न किया, और अच्छे से पढ़ना और अच्छे से इसकी स्टडी करना। ठीक है, अभिनव करियर एकेडमी इस चैनल को आगे शेयर करना और अपने दोस्तों को बताना, और शेयर करिए, सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी है करना, क्योंकि आगे जैसे वीडियो नहीं आएगी वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, नहीं तो फिर नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, और मतलब जो वीडियो आने का और आपके पढ़ने का अंतराल है वो काफ़ी हो जाएगा। इसलिए सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम चैनल ये भी आप यानी अभिनव करियर एकेडमी के नाम से, अभिनव करियर एकेडमी यानी बिना स्पेस दिए ही आप पूरा अक्षर यानी जो शब्द ये लिखना, और आपको ये चैनल मिल जाएगा, यानी टेलीग्राम चैनल मिले। इस पर आपको PDF मिलेगी, और विद आंसर, और विद जो आंसर के निशान लगा करके दिए हैं ना, वो सारी की सारी PDF जैसे अपने पढ़ाए हैं ना वैसे वैसे मिल जाएगी आपको। तो तब तक के लिए धन्यवाद, आज के सेशन के लिए धन्यवाद, और अगली वीडियो जल्दी आपके लिए अपलोड कर दी जाएगी। और नेक्स्ट जो अपने हिंदी का सेशन है वो तैयार हो रहा है, और बाकी इसमें करंट की GK जो करंट GK की क्लास है वो अपने जल्दी शुरू करने वाले हैं। तो धन्यवाद आज के लिए।